जय हिंद। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से विमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए लड़ाई को लड़ा गया है, बेटरमेंट ऑफ विमेन की फाइट किस तरीके से चली है, उसकी बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में इनिशिएट कर दी थी। और उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिटेल में बात करेंगे कि सती को अबॉलिश कैसे किया गया है, फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रिवेंट कैसे किया गया है, विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं और चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए क्या काम किया गया है, किन रिफॉर्मर्स का क्या रोल है और क्या लेजिस्लेटिव स्टेप्स लिए गए, वो सारी बातचीत आज अपने को करनी है। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अबॉलिशन ऑफ सती के बारे में। सती को अबॉलिश कैसे किया गया, और ये जो सती के अबॉलिशन की लड़ाई है इसको प्राइमरीली लीड किया राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय और उनके साथ में कई सारे इंडियन रिफॉर्मर्स ने सती को अटैक करने की शुरुआत करी और सती के रिगार्डिंग सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की शुरुआत करी। और इसी प्रेशर के चलते गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक लेकर आए रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 बंगाल कोड। 1829 के बंगाल कोड के रेगुलेशन 17 में ये लिखा गया कि सती को आज से इलीगल डिक्लेयर किया जा रहा है एंड सती वॉज मेड पनिशेबल बाय क्रिमिनल कोर्ट्स। लेकिन जब 1829 में रेगुलेशन आया तब ये सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के ऊपर एप्लीकेबल था। अगले साल 1830 में इसको एक्सटेंड किया गया और इसको मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज पे भी लागू किया गया। बड़ी सिंपल दो बातें याद रखनी है। एक तो कौन से गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक रिस्पॉन्सिबल हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं सती को इलीगल करने के लिए। और कौन सा रेगुलेशन है, रेगुलेशन 17 ऑफ द 1829 बंगाल कोड। हालांकि स्पेक्ट्रम ये भी बात करती है कि 1582 में मुगल एम्परर अकबर ने भी ऑर्डर्स इशू किए थे और बोला था कि किसी को भी सती के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, और ये इंश्योर करने के लिए इंस्पेक्टर्स को भी अपॉइंट किया गया था। मतलब इससे अपन एक आइडिया ये भी ले सकते हैं कि हालांकि सती को अल्टीमेटली अबॉलिश किया गया है 1829 में, लेकिन 16th सेंचुरी का जो इंडियन सोसाइटी है उसमें भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है इस चीज़ की कि सती क्राइम है, इसको अबॉलिश करने की ज़रूरत है। बिकॉज अकबर कोशिश कर रहा है सती को अबॉलिश करने की। इसमें से दो चीज़ें याद रखो, एक तो ये कि कौन से गवर्नर जनरल हैं, विलियम बेंटिक हैं। दूसरा कौन सा रेगुलेशन है, रेगुलेशन ऑफ 1829, रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 ऑफ बंगाल कोड। फिर इसके बाद बात आती है फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रिवेंट कैसे किया गया है। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब फीमेल बच्ची जैसे ही पैदा होती थी उसको मार दिया जाता था। और ये जो सोशल इल है, ये जो प्रैक्टिस है, आज सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन पुराने टाइम पे आम तौर पे हुआ करती थी। और क्यों होता था ऐसा, बिकॉज एक तो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, फीमेल चाइल्ड को इकोनॉमिक बर्डन के जैसे देखा जाता था, और इसके अलावा हमारी सोसाइटी में सन को प्रेफरेंस मिलती है, बेटा चाहिए। तो इसी सन के प्रेफरेंस के चलते, इकोनॉमिक बर्डन की समझ के चलते फीमेल बच्ची को पैदा होते ही मार दिया जाता था। मैं जिस स्टेट से आता हूँ, राजस्थान, अब तो यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन मेरी दादी कहानियाँ सुनाया करती थी। स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में फीमेल बच्ची पैदा होती थी और उसको मटके में बंद करके ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। इसी को बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, प्रैक्टिस ऑफ मर्डरिंग फीमेल इन्फेंट्स इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ। और ये जो प्रैक्टिस है ये अपर क्लास बंगालीज और अपर क्लास राजपूत्स में आम तौर पे देखने को मिलती थी। इस फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म करने के लिए बंगाल रेगुलेशंस लाए गए 1795 में और 1804 में। और इस बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 और 1804 के थ्रू इन्फेंटिसाइड को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इन्फेंटिसाइड को ही पूरी तरीके से इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और इसको इक्विवेलेंट बना दिया गया टू मर्डर। कि मतलब अगर आप बच्चे को पैदा होते ही मार रहे हो तो वो मर्डर है। मतलब बेसिकली एक चीज़ याद रखनी है कि कौन सा रेगुलेशन है, बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1804 के थ्रू इन्फेंटिसाइड को इलीगल डिक्लेयर किया गया। और फिर 1870 में एक एक्ट लाया गया और इस एक्ट के थ्रू आपके घर में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया, बर्थ का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया। और सरकार एफर्ट्स लेती थी
कि जब एक बार तो रजिस्ट्रेशन कराना ही है बर्थ के टाइम पे, उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाता था, कुछ सालों के बाद वेरीफाई किया जाता था कि फीमेल चाइल्ड जो है वो जिंदा है या मार दिया गया है। तो एक तरीके से फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए सरकार काम कर रही थी। इस पूरे स्लाइड में 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो सती को अबॉलिश किया गया, या ये कहें कि सती को इलीगल डिक्लेयर किया गया। कौन रिस्पॉन्सिबल था? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और रेगुलेशन कौन सा था? रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 बंगाल कोड। और दूसरा, फीमेल इन्फेंटिसाइड को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए, या इन जनरल इन्फेंटिसाइड को इलीगल डिक्लेयर किया गया किसके थ्रू? बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1804। बड़ी सिंपल सी बातचीत है, बाकी तो पूरी कहानी है, आपको एक बार में याद हो जाएगी। फिर बात आती है विडो रीमैरिज के बारे में। विडो रीमैरिज को पॉपुलराइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ब्रह्मो समाज ने खूब काम किया। राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज, उसने खूब काम किया विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए। लेकिन विडो रीमैरिज के कॉन्टेक्स्ट में एक जो प्रोमिनेंट, एक जो बेहद इंपॉर्टेंट नाम है, वो है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इन्होंने खूब काम किया विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए। और इन्हीं के एफर्ट्स का नतीजा था एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट। एक्ट कौन सा था? हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। कौन सा एक्ट था? हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। और इस एक्ट के थ्रू विडोज की मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया, विडोज की मैरिज को लीगल स्टेटस दे दिया गया। लीगल स्टेटस मिलने का मतलब कि मैरिज में जो भी राइट्स होते हैं वो अब इस विडो को मिलेंगे और समाज इसकी मैरिज को रिकॉग्नाइज करेगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम विडो रीमैरिज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा है? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इन्हीं के एफर्ट्स का नतीजा है एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट। कौन सा एक्ट? हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, जिसके थ्रू विडो रीमैरिज को लीगल स्टेटस दिया गया। विद्यासागर ने खूब लंबा चौड़ा काम किया, ये गांव-गांव घूमे और इन्होंने वैदिक टेक्स्ट की मदद ली, वेदास की मदद ली, इंडियन सोसाइटी को ये समझाने के लिए कि विडो रीमैरिज जो है उसको खुद वेदास अनुमति देते हैं, सैंक्शन करते हैं। खूब लंबा चौड़ा काम किया इन्होंने। एक और आदमी है विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया 1850s में। विडो रीमैरिज एसोसिएशन को किसने स्टैब्लिश किया? विष्णु शास्त्री पंडित ने। अच्छा, साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते चलना, सुन के याद नहीं होंगी चीज़ें, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, लिखते रहो कि एक नाम है विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने कौन सी एसोसिएशन बनाई है? विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई है। कब बनाई है? 1850s में बनाई है। और इसको जब 4-6 बार रिवाइज करोगे तब जाके थोड़ा थोड़ा चीज़ें दिमाग में बैठने लगेंगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। मॉडर्न हिस्ट्री या इन जनरल हिस्ट्री को याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवाइज करो जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, विष्णु शास्त्री पंडित कौन सी एसोसिएशन बनाई? विडो रीमैरिज एसोसिएशन। खरसनदास मूल जी, इन्होंने एक पब्लिकेशन शुरू किया जिसका नाम था सत्य प्रकाश। और ये जो सत्य प्रकाश है ये गुजराती लैंग्वेज में आता था। 1852 में इसको शुरू किया गया। और इस सत्य प्रकाश ने विडो मैरिज को खूब प्रमोट किया, विडो मैरिज को खूब एडवोकेट किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सत्य प्रकाश किसका पब्लिकेशन? खरसनदास मूल जी का। कौन सी लैंग्वेज में आता था? गुजराती में आता था। किस ईयर में शुरू किया गया? 1852 में शुरू किया गया। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डी.के. कर्वे। प्रोफेसर डी.के. कर्वे, इन्होंने भी नदर्न इंडिया में विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए खूब सारा काम किया। इन्होंने खुद ने एक विडो से शादी की इन 1893। विमेन वेलफेयर के लिए इन्होंने खूब काम किया। विडो रीमैरिज एसोसिएशन जिसको इस्टेब्लिश किया था विष्णु शास्त्री पंडित ने, उसके ये सेक्रेटरी भी बने। और इन्होंने पूना में विडोज़ होम खोला, विधवा औरतों के लिए घर बनाया, विडोज़ होम खोला। और उस होम में ये वोकेशनल ट्रेनिंग देते थे, मतलब थोड़ी बहुत स्किल की ट्रेनिंग देते थे, सिखाते होंगे सिलाई वगैरह, कढ़ाई वगैरह, बुनाई वगैरह, ताकि ये जो विडोज़ हैं जिनको ज़िंदगी से पूरी आशा ही ख़त्म हो गई है, उनको कुछ पर्पस मिले, उनको कुछ काम मिले करने के लिए। 2-3 चीज़ें। एक तो बड़ा प्रोमिनेंट नाम कौन है? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके एफर्ट्स की वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ। एक्ट का नाम क्या है? हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। और इस एक्ट के थ्रू विडो मैरिज को लीगल स्टेटस दे दिया गया। फिर विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया 1850s में। खरसनदास मूल जी, इन्होंने एक पब्लिकेशन शुरू किया सत्य प्रकाश। कौन सी लैंग्वेज में था? गुजराती में। कब शुरू किया गया? 1852 में। प्रोफेसर डी.के. कर्वे, इन्होंने पूना में विडोज़ होम खोला। इन्होंने खुद एक विडो से शादी की थी 1893 में।
इनके अलावा भी बड़े सारे लोग हैं, जैसे वीर संगलिंगम पंटलू ऑफ मद्रास, इन्होंने भी खूब काम किया विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए। BM मालबारी, जस्टिस गोविंद महादेव रानाडे, के नटराजन, इन्होंने खूब काम किया विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए। और इनके अलावा इन जनरल विमेंस के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले ने। इन सब के कामकाज के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस स्लाइड में 2-3 चीज़ें याद रखनी अपने को। एक तो बड़े इंपॉर्टेंट इंसान हैं जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए खूब काम किया, उनका नाम क्या है? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मैं कई बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में चीज़ें रजिस्टर हों। इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से पास हुआ हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 और इस एक्ट के थ्रू विडो मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया। विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया 1850s में। खरसनदास मूल जी, इन्होंने एक पब्लिकेशन शुरू किया सत्य प्रकाश, जो कि गुजराती लैंग्वेज में आता था और 1852 में शुरू किया गया। प्रोफेसर DK कर्वे, इन्होंने 1893 में खुद विडो से शादी की और पूना में इन्होंने विडोज होम को इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा फिर बात आती है चाइल्ड मैरिज को किस तरीके से कंट्रोल किया गया। चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया गया, नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872। इसे सिविल मैरिज एक्ट भी बुलाया जाता है। लेकिन ये जो नेटिव मैरिज एक्ट है, इसकी लिमिटेशंस थी। इसने हालांकि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया, लेकिन इसने चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया इन दी ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की जो शादियां हुआ करती थी, वहां पे चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता था ये नेटिव मैरिज एक्ट। ये जो नेटिव मैरिज एक्ट है, ये हिंदूज पे एप्लीकेबल नहीं था, ये मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल नहीं था, ये अदर रिकॉग्नाइज्ड फेथ्स पे एप्लीकेबल नहीं था। मतलब इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, हिंदू है, मुसलमान हैं, उन पे ये एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं था। लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज पहली बार सरकार बात कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है कि हमें चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करना है, तो एक तरीके से सिग्निफिकेंट है। हालांकि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है बिकॉज ज़्यादातर पॉपुलेशन पे तो एप्लीकेबल ही नहीं था, लेकिन बातचीत शुरू हो गई थी। और एक बड़े इंपॉर्टेंट पारसी रिफॉर्मर हैं, इनका कई जगह पे नाम सुनते हो आप, लेकिन चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने खूब काम किया है। उनका नाम है BM मालबारी। BM मालबारी साहब ने चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए खूब काम किया और इन्हीं के एफर्ट्स का नतीजा है एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891 के थ्रू कहा गया कि गर्ल चाइल्ड जिसकी उम्र 12 साल से कम की है उसकी शादी नहीं की जाएगी। मतलब मिनिमम 12 साल उम्र होनी चाहिए लड़की की, तब उसकी शादी कर सकते हो आप, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। 12 से कम में शादी नहीं की जा सकती। सोचो हम कितना पीछे से आगे चल के आए। अब 18 की बात करते हैं हम, लेकिन उस टाइम पे 12 से शुरू कर रहे हैं अपन। चाइल्ड मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में एक केस बेहद इंपॉर्टेंट है और ये जो केस है इन जनरल अगर कभी चाइल्ड मैरिज पे क्वेश्चन आ जाए UPSC में या कोई ऐसे आ जाए तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट केस है दादाजी भीकाजी वर्सेस रुकुम्बाबाई केस ऑफ 1884। नाम रट लो, क्या नाम है? दादाजी भीकाजी वर्सेस रुकुम्बाबाई केस ऑफ 1884। प्रीलिम्स हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं अगर कोट करना हो चाइल्ड मैरिज को लेके कोई चीज़, तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। केस का नाम क्या है? दादाजी भीकाजी वर्सेस रुकुम्बाबाई केस ऑफ 1884। कहानी ये है कि रुकुम्बाबाई रावत की शादी हुई दादाजी भीकाजी से, और जब शादी हुई तब रुकुम्बाबाई की एज थी सिर्फ 11 साल। शादी तो हो गई 11 साल की उम्र में, लेकिन इनकी विदाई नहीं हुई। और पुराने टाइम पे आपने कहानी सुनी होंगी, ऐसा होता था कि शादी कर देते थे बचपन में, विदाई होती थी 6 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद। इनके साथ भी वही हुआ। रुकुम्बाबाई रावत की शादी हो गई है दादाजी भीकाजी से जब इनकी उम्र है 11 साल की, लेकिन इनकी विदाई नहीं हुई है और ये अपने घर पे रह रही हैं और पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं। इनके जो स्टेप फादर हैं उनका नाम है सखाराम अर्जुन। सखाराम अर्जुन जो है इनको खूब हेल्प कर रहे हैं, इनको खूब पढ़ा लिखा रहे हैं। 11 साल की उम्र में शादी हो गई, खूब पढ़ाई लिखाई की इन्होंने और लगभग 12 साल निकल गए। जब 12 साल निकल गए शादी के बाद, लगभग रुकुम्बाबाई रावत की भी उम्र हो गई थी 22-23 साल की, तो दादाजी भीकाजी ने, इनके हस्बैंड ने इनको बोला कि अब आपको आना चाहिए और मेरे साथ में रहना चाहिए, हम हस्बैंड वाइफ हैं और अब आपको आपकी जो मैरिज की ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना चाहिए। बट रुकुम्बाबाई रावत ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, और इन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि जब शादी की गई थी तब उम्र थी महज 11 साल,
ये शादी मेरी कंसेंट के साथ में, मेरी सहमति के साथ में नहीं हुई है, इसलिए मैं इस शादी को शादी नहीं मानती हूँ। और इसके अगेंस्ट में दादाजी भीकाजी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है एक शादी में पार्टनर के जो भी राइट्स होते हैं उन्हें बुलाया जाता है कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए, रेस्टिट्यूट करने के लिए दादाजी भीकाजी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि मेरी शादी लीगली हो चुकी है, ऐसे मना नहीं कर सकती हैं ये। लेकिन कोर्ट ने, जस्टिस रॉबर्ट हिल पिन्हे ने दादाजी की पेटिशन को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है रुकुम्मा बाई का। जब शादी की गई थी तो इनसे पूछा नहीं गया था, इनकी सहमति नहीं ली गई थी, और अब ये मैच्योर हो गई हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं, तो अब इनको ये राइट है कि ये डिसाइड कर सके कि आपके साथ में रहना है या नहीं रहना है। तो बेसिकली कोर्ट ने ये कह दिया कि क्योंकि बिना कंसेंट के शादी की गई थी, एक तरीके से चाइल्ड मैरिज थी, इसलिए इसको लीगल नहीं माना जा सकता। लेकिन इसके अगेंस्ट में अपील फाइल की गई 1887 में। दादाजी ने इसके अगेंस्ट में अपील फाइल की 1887 में। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि जब ये वर्डिक्ट आया तो एक माहौल भी क्रिएट हो गया था। लोग बात करने लगे कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये जो अंग्रेजों के कोर्ट हैं, ये हमारे हिंदू कल्चर के साथ में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये हमारे हिंदू कल्चर के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अपील की गई 1887 में तो कोर्ट ने पिन्हे के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। और किसने ओवरटर्न किया? उस टाइम के चीफ जस्टिस सर चार्ल्स सर्जेंट और जस्टिस फरहान ने। पिन्हे ने जो डिसीजन दिया था कि हाँ साहब, रुकुम्मा बाई अपने घर पे रह सकती हैं, ये जो शादी है ये इलीगल है, इसको ओवरटर्न कर दिया गया और रुकुम्मा बाई को बोला गया कि आपको जाके रहना पड़ेगा एज अ वाइफ। लेकिन रुकुम्मा बाई ने भी कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया और कोर्ट को बोला कि आपको मुझे जो भी पनिशमेंट देना है वो पनिशमेंट आप मुझे दे सकते हो, लेकिन मैं बीवी की तरीके से तो नहीं रहूँगी। अब कोर्ट के सामने भी बड़ी दुविधा है। हालांकि स्पेक्ट्रम ये भी बात करता है कि उस टाइम की जितनी भी इंडियन सोसाइटी थी, इनफैक्ट कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी भी इस रुकुम्मा बाई के पनिशमेंट के अगेंस्ट में थी। अंग्रेज खुद भी नहीं चाह रहे थे कि रुकुम्मा बाई को पनिशमेंट दिया जाए, बिकॉज दूर से देखने में पता चलता है ना कि रुकुम्मा बाई का आर्ग्यूमेंट तो ठीक है, लेकिन फिर कानून की बात आती है, फिर कल्चर की बात आती है। और इंडियन कल्चर में ये चल रहा था बहुत पहले से कि शादी बचपन में हो जाती थी, तो अंदर ही अंदर तो लोग चाहते थे कि रुकुम्मा बाई को पनिश ना किया जाए, लेकिन कानून के सामने कौन खड़ा हो, कल्चर के सामने कौन खड़ा हो। कोर्ट ने पनिशमेंट सुना दिया। ऐसा कहा जाता है कि फाइनली क्वीन विक्टोरिया को इंटरवीन करना पड़ा और तब जाके रुकुम्मा बाई को जो सज़ा सुनाई गई थी उस पर रोक लगाई गई। और रुकुम्मा बाई आगे चल के इतनी पढ़ी लिखी कि शी बिकेम द इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फिजिशियन टू प्रैक्टिस मेडिसिन। मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाली पहली वुमेन फिजिशियन कौन थी? रुकुम्मा बाई थी इंडिया में। इनफैक्ट ये सूरत में चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरीके से पोस्टेड रहीं और पूरी ज़िंदगी रुकुम्मा बाई ने खूब सारा लिखा चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में। 19th सेंचुरी का बड़ा ही पॉपुलर, बड़ा ही पब्लिश्ड केस था ये। इंडियन रिफॉर्मर्स जैसे बहराम जी मालबारी, जैसे रामबाई रानाडे, इन्होंने एक रुकुम्मा बाई डिफेंस कमेटी भी फॉर्म की थी रुकुम्मा बाई को डिफेंड करने के लिए। तो ये केस का नाम याद रख लो, कहानी तो आपको याद हो जाएगी। केस का नाम क्या है? दादाजी भीकाजी वर्सेस रुकुम्मा बाई केस ऑफ 1884। इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है चाइल्ड मैरिज को डिस्कशन में लाने के लिए, डिबेट में लाने के लिए इन दी 19th सेंचुरी। फिर एक और बड़ा पॉपुलर एक्ट आया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट ऑफ 1929, जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है सारदा एक्ट। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929, पॉपुलर नाम क्या है? सारदा एक्ट। और ये फोर्स में आया 1930 में। इस एक्ट के थ्रू बॉयज़ के लिए जो मैरिज की एज है वो कर दी गई 18 और गर्ल्स के लिए जो मैरिज की एज है वो कर दी गई 14। 14 और 18 वो भी बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम के हिसाब से। कौन सा एक्ट है? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929। पॉपुलर नाम क्या है? सारदा एक्ट। सारदा एक्ट क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो इंसान रिस्पॉन्सिबल थे उनका नाम था हरविलास सारदा। हरविलास सारदा जो हैं वो इंडियन अकेडमिशियन थे और जज भी रहे। बाद में ये अजमेर मेड़ावर वाली सीट से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने और जब ये मेंबर थे तब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 और इसीलिए इसको बुलाया जाता है सारदा एक्ट। इस सारदा एक्ट के थ्रू बॉयज़ की मैरिज एज 18 कर दी गई और गर्ल्स की मैरिज एज 14 कर दी गई।
ये जो हरिविलास शारदा हैं ये दयानंद सरस्वती के फॉलोवर थे और आर्य समाज के मेंबर थे। और फिर जब हमें आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के बाद लाया गया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और इस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू गर्ल्स की मैरिज एज को किया गया 18 ईयर्स और बॉयज़ की मैरिज एज को किया गया 21 ईयर्स। बड़ा सिग्निफिकेंट 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो याद रखो कि सबसे पहले चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो एक्ट लाया गया वो था नेटिव मैरिज एक्ट या फिर सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872। हालांकि ज़्यादातर पॉपुलेशन पे ये एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पहली बार कोई लेजिस्लेटिव स्टेप लिया गया है। फिर BM मालबारी के एफर्ट्स की वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया गया। इसके थ्रू गर्ल्स की मैरिज की एज कर दी गई 12 साल। एक बड़ा पॉपुलर केस, नाम क्या था, दादाजी भीकाजी वर्सेस रुकुम्बाबाई केस ऑफ 1884। अपने आप में इंपॉर्टेंट केस है, नाम याद रखना। फिर एक एक्ट लाया गया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929, जिसे शारदा एक्ट भी बुलाया जाता है। ये फोर्स में आया 1930 में और इसके थ्रू बॉयज़ के लिए मैरिज की एज कर दी गई 18 और गर्ल्स के लिए मैरिज की एज कर दी गई 14। और फिर फाइनली आज़ादी के बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 लाया गया और इसके थ्रू गर्ल्स के लिए मैरिज की एज कर दी गई 18 ईयर्स और बॉयज़ के लिए मैरिज की एज कर दी गई 21 ईयर्स। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा थी, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, लिखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी बहुत ईजीली। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।